9 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन घोषित किया गया है और 1 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया गया है, ये दो मुद्दे समझाने के लिए ये कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। पहला मुद्दा है जेल भरो आंदोलन, दूसरा मुद्दा है भारत बंद। साथियों, आज से लगभग 50 साल पहले जब मेरी उम्र 19 साल की थी, अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है, तो उस समय हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे ही मुझे जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद ये सेक्शन में मुझे ट्रेनिंग के लिए रखा गया था। उस सेक्शन में सेक्शन सुपरवाइजर ने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए जिस व्यक्ति के पास रखा, वो व्यक्ति मुझे 10 बजे से 6 बजे तक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद बामसेफ के मीटिंग में ले जाकर बामसेफ का ट्रेनिंग देता था। तो मेरा 2 ट्रेनिंग होता था। क्योंकि वो मेरा सुपरवाइज़र था और मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रखा था, इसलिए शाम के 6 बजे के बाद वो बामसेफ की मीटिंग में मुझे लेकर गए। तो मुझे वो काम करने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि वो कर्मचारी लोग थे और मैं भी कर्मचारी हो गया था, इसलिए मैं उनके साथ जुड़कर काम करने लगा। मुझे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्ट लगा उस काम के लिए कि बाद में मैंने उस काम को करने के लिए नौकरी छोड़ दी और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बना। और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर बहुत दीर्घकाल तक संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। 2000 में मुझे बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अभी 2025 चल रहा है, तो इतना लंबा समय हो गया है। इतने लंबे समय से मैं बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जब उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था, तब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 13 स्टेट में 140 जिलों में संगठन था। अभी 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन को हमने फैलाया और अभी हमारी योजना में एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर आंदोलन में लाया जा रहा है। पहले हम लोगों ने सारे देश भर में संगठन बनाने पर सबसे ज़्यादा तरस दिया था, जोर दिया था और इस वजह से इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों का इतना बड़ा सामाजिक संगठन भारत में इसके अलावा कोई भी नहीं, दूसरा कोई भी संगठन नहीं। और ये संगठन बनाने के पीछे महाराज काशीराम जी का एक मकसद था कि जो हमारा आंदोलन है वो आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहिए। कोई भी आंदोलन आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और स्वावलंबी कैसे हो सकता है? तब तक नहीं हो सकता जब तक आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम इन 5 साधनों की व्यवस्था ना हो।
अगर ये 5 साधन किसी भी आंदोलन के पास उपलब्ध हो, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधन अगर हमारे अपने हो तो हम अपना आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और इसी बात को आधार बनाकर हमने संगठन बनाने पर सबसे ज़्यादा जोर लगाया, सबसे ज़्यादा थ्रस्ट लगाया। और इसके बदौलत जो देश हमारा है उसमें 36 स्टेट है, 36 में से 32 स्टेट में संगठन बना है। 769 जिले हैं, उसमें से 625 जिलों में हम लोगों ने संगठन बनाया। केवल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास जो 4 स्टेट है, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में हम लोगों ने संगठन बनाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और इधर गुजरात से लेकर उधर नागालैंड, मिजोरम तक का संगठन हम लोगों ने बनाया है। इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन हम लोगों ने बनाया। साथियों, इसके आधार पर अभी हम लोगों ने अपने आंदोलन की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। वो बहुत बड़ा बदलाव क्या है कि अब हम लोगों को संगठन बनाने पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास 625 जिलों में संगठन है, तो अब हम लोगों को आंदोलन पर सबसे ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। तो अब आंदोलन पर हम लोगों ने जोर लगाने का निर्णय लिया है। और आंदोलन पर जोर लगाने के लिए 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन घोषित किया है। ये जो अभी 9 आने वाली तारीख है, अभी अप्रैल महीना ही चल रहा है, तो 9 अप्रैल को सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन करना। तो इसके तैयारी के लिए सारे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। 1848 से लेकर 1956 तक आप गिनती करो तो आपको पता चलेगा हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष किया। 1848 से लेकर 1956 तक ये संघर्ष का जो समय है 108 साल का। और ये जो 108 साल का संघर्ष का समय है, इतना लंबा समय लगाकर जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों के लिए एक सबसे बड़ा अधिकार हासिल किया, वोट का अधिकार। मैं इसे सबसे बड़ा वोट का अधिकार क्यों कहता हूं? अगर आप अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास का अध्ययन करो, ब्रिटेन के लोकतंत्र के इतिहास का, यूरोप के लोकतंत्र के इतिहास का अध्ययन करो, तो आपको पता चलेगा वहाँ के लोगों को डायरेक्ट वोट का अधिकार नहीं मिला। वहाँ लोगों को, केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। वहाँ लोगों को, टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। 2 शर्तें थी वोट के अधिकार की, एक टैक्स पेयर होना चाहिए और दूसरा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया, बगैर किसी कंडीशन के भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया। नो टैक्स पेयर, नो पढ़ा लिखा। जितने यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को ये बात पता नहीं। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, यही हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये एडल्ट फ्रेंचाइज ये शब्द आया कैसे? यूरोप और अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था, टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। इसके विरोध में एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द आया, विरोध में एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द आया कि वोट का अधिकार केवल 21 वर्ष जिसने पूरे किए, जन्म के बाद
उसे वोट का अधिकार मिलेगा। उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है। ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों सोचा? वो ये जानते थे कि अगर पढ़े लिखे होने की शर्त को स्वीकार कर लिया जाए, अगर टैक्स पेयर को होने की शर्त को स्वीकार किया जाए, तो वो जानते थे ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को संपत्ति ही रखने का अधिकार नहीं है, तो टैक्स पेयर का सवाल ही नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनका अधिकार इन लोगों को नहीं मिल सकता। बाबा साहब आम्बेडकर के सोचने का तरीका समझा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले। अभी तक ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है, अनपढ़ गवारों को पता नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज यानी प्रौढ़ होने वाले व्यक्ति को दिया गया। उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसका टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है। और इस तरह से आज भी रूरल एरिया में 75 साल हो गए संविधान लागू हो गए, आज भी ऐसे तमाम लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो टैक्स पेयर नहीं है। बहुत ज्यादा हुआ हमारे देश में 140 करोड़ में 10 करोड़ लोग भी टैक्स पेयर होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है, बताया नहीं जा सकता। भारत सरकार को पता है कितने लोग टैक्स पेयर है, क्योंकि उनको टैक्स देने वाले लोगों के नाम और पते उनके पास है। तो ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिले, इसके लिए एडल्ट फ्रेंचाइज का नया कॉन्सेप्ट लाया गया। दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं पर भी नहीं था, वो एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे। और भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया गया, प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया। केवल हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारे महापुरुषों ने सोचा। ऐसा हमारे महापुरुषों ने क्यों सोचा? वोट के अधिकार में ही एक और अधिकार शामिल है, शासन करती जमात बनने का। जिसके पास वोट का अधिकार होगा उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, और जिसके पास चुनाव लड़ने का अधिकार है, अगर वो बहुसंख्य लोग चुनकर आ गए तो वो शासन करती जमात बन सकते हैं। इसके लिए कोई तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है। जब आप वोट डालने के लिए, बटन दबाने के लिए जाते हो तो वहां भी जोर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले के समय में राजा बनने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, मारकाट होती थी, खून खराबा होता था, और दूसरे पार्टी को पूरी तरह से जब तक मार दिया नहीं जाता था उसके बाद कोई राज नहीं मिलता था, उसके बाद मिलता था। मगर अगर आप लोगों को बहुमत मिल गया तो आप लोग राजा बन सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ऐसा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बटन दबाने की ज़रूरत है। क्या आप बटन दबाते वक्त ऐसा दबाते हो, ऐसा करते हो? क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे लोगों को सारी चीज़ें एक्शन करके बताए बगैर समझ में नहीं आती। मैं जानता हूँ, मैं अभी 50 साल से काम कर रहा हूँ, हमारे लोगों को कितना समझ में आता है और कितना समझ में नहीं आता है। दोनों बातें मुझे समझ में आती हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि वो जो कंप्यूटर का बटन दबाने के लिए बहुत हल्के से दबाना पड़ता है, वहाँ जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर राजपाट हासिल करने के लिए पहले तलवार चलानी पड़ती थी, मारकाट करना पड़ता था, खून खराबा करना पड़ता था और सामने वाली पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता था, तब जाकर राज मिलता। कंपेरेटिवली बता रहा हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए। अभी तो केवल ऐसा हल्के से बटन दबाना पड़ता है तो आपको आपका वोट जो है रजिस्टर हो जाता है। और पहले तो जब आपका ये कंप्यूटर का वोट आया, ईवीएम मशीन का वोट आया, तो कितने लोगों को पता है, दिखता भी नहीं था। पहली बार जब आया ईवीएम और आपने दबाया तो कहाँ दब गया, कहाँ लग गया, वो दिखता नहीं था। वो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, अरे दिखना तो दो कि हमने कहाँ दबाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, यार दिखने तो चाहिए कम से कम। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और वो लड़ाई दिखना चाहिए, ऐसा हमने क्यों कहा कि हमारे लोगों को कम से कम चला दिखना तो चाहिए, पता तो चले कि उसने वोट किसको दिया, क्योंकि उसके बाद भी घोटाला किया जा सकता है। मान लो आपको दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद वो मशीन में जमा होता है, जमा होने के बाद जिस मशीन में जमा हो रहा है उस मशीन में भी व्यवस्था कर सकते हैं। चांद पर भी, इधर बॉम्बे में इसरो में हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं बॉम्बे में, वो वहाँ जो चांद पर बैठे वो सारा वहाँ दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले कंप्यूटर पर दिखा रहे थे कि वहाँ खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है और तमाम बातें करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारा कंप्यूटर पर दिखा रहे थे। तो सारा का सारा उधर दिखाई देता है और वो लोग वहाँ से बॉम्बे से वो उनको निर्देश देते हैं कैसा कैसा करना है। इस तरह से साथियों ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद आपने जिसके नाम पर वोट डाला, जमा करने के बाद वो किसी और के नाम पर जमा करवाया जा सकता है। काउंटिंग के दौरान, चूंकि टेक्नोलॉजी है, काउंटिंग के दौरान किसी और के नाम पर काउंटिंग की जा सकती है, टेक्नोलॉजी है। वो लोग जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो हमको नहीं बता रहे हैं। क्या नहीं बता रहे हैं? अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का शोध लगाया, चुनाव से संबंधित, जापान ने लगाया, जर्मनी ने लगाया। वहां के लोग जिन्होंने ईवीएम मशीन का शोध लगाया, वहां ईवीएम मशीन नहीं है। वहां जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है, वहां बैलेट पेपर है। तो क्या अमेरिका के लोग बैकवर्ड है? अमेरिका के लोग बैकवर्ड है? कोई कहेगा अमेरिका के लोग बैकवर्ड है और हम ईवीएम पर वोट डाल रहे हैं, तो कोई दुनिया वाला कहेगा अरे एडवांस हो गए यार भारत के लोग, बोलेगा। अभी भी गांव में जाओ तो डब्बा लेकर ही जाता है, जाता ही जाता। कुछ तो पुराने ऐसे लोग हैं उनके घर में टॉयलेट है, तो घर में टॉयलेट करना कितना मूर्खता है, ऐसा मानने वाले भी लोग हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग है, दिमागी स्थिति है, दिमागी अंडरस्टैंडिंग है, दिमागी सोच करने का तरीका है। साथियों, तो 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष करके हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार हासिल किया और ये वोट का अधिकार जो हासिल किया उसके द्वारा जो डेमोक्रेसी है, इसके द्वारा जो लोकतंत्र है वो वोट के आधार पर खड़ा है और इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा गया। लोगों को वोट का अधिकार दिया इसलिए उसके आधार पर इसे लोकतंत्र कहा गया। तो लोगों के नियंत्रण में है,
ये बात हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई कि 100 में 85% वोट हमारे हैं। अगर 100 में 85% वोट हमारे हैं तो राज भी तो हमारा होना चाहिए। अगर 100 में 85% वोट हमारे हैं, अमेरिका में, यूरोप में वोट का अधिकार हासिल करने के लिए मारकाट हुई, संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ। अमेरिका में, यूरोप में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। अगर ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, अगर इनको बताया जाए कि अमेरिका के महिलाओं को, यूरोप के महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को लगेगा अरे ये आदमी कुछ भी बोल रहा नहीं था। वोट के अधिकार के लिए अमेरिका में, इंग्लैंड में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा और उसके बाद वोट का अधिकार महिलाओं को मिला। हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, डायरेक्ट सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर, जिसकी उम्र 21 साल हो गई, उसको ये नहीं देखा जाएगा ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये टैक्स पेयर है या नहीं है, केवल इतना देखा जाएगा उसकी उम्र 21 साल है या नहीं है। केवल उसके आधार पर वोट का अधिकार। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे को वोट का अधिकार होना चाहिए, टैक्स पेयर को वोट का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब तो पढ़े लिखे भी थे, टैक्स पेयर भी थे। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा कि SC, ST, OBC के जो लोग हैं, क्या उन लोगों को ये जो कंडीशन है टैक्स पेयर होने का, पढ़े लिखे होने का, अगर टर्म्स कंडीशन लगाया जाए तो क्या हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा? उनको मालूम था नहीं मिलेगा। वो ये सारी बातें जानते थे, सारा डाटा जानते थे, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में लागू किया। और एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर हमारे देश में, इस देश का लोकतंत्र विकसित किया गया। आज एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से ट्रांसफर ऑफ पावर हो सकता है। ये खतरा जब ब्राह्मणों को महसूस हुआ कि एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से ये सत्ता जा सकती है, ये सत्ता SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा कब लगा? 84 को बहुजन समाज पार्टी बनी, उसके बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी और 4 बार मुख्यमंत्री बनी, फिर एक बार 207 सीटें हासिल करके अकेले बहुमत पर बनी, किसी के सपोर्ट के बगैर मुख्यमंत्री बनी। तब उन लोगों को ऐसा लगा सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से 85 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है, 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से अकेले 85 सीटें उत्तर प्रदेश से चुनकर जाती है। गांव लेवल पर खड़ा करेंगे, बूथ लेवल पर खड़ा करेंगे। आज 15 लाख बूथ है, चुनाव आयोग के अनुसार 15 लाख बूथ है, और 15 लाख बूथ के अधीन शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनेटेड ट्राइब, MBC, OBC, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 सामाजिक समूहों के लोग हैं। ये 14 सामाजिक समूहों के जो लोग हैं, और ये 15 लाख गांवों में बिखरे हुए हैं, तो 15 लाख इंटू 14 लाख, तो ये 2 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। और 2 करोड़ अगर सामाजिक समूह हम इकट्ठा कर लेते हैं, और एक समूह में अगर 10 लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2 इंटू 10 20 करोड़। अगर 20 करते हैं तो 40 करोड़, अगर 25 करते हैं तो 50 करोड़। अगर हम लोग आंदोलन में 2030 तक
50 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग इस देश में ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए। ऐसा करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको अपने अपने इलाके में, सारे देश में करने की जिम्मेदारी मेरी और आपके जिले में करने की जिम्मेदारी आपकी, आपके तहसील में करने की जिम्मेदारी आपकी, सारे देश में करने की जिम्मेदारी मेरी, सारे जिले में और सारे तहसीलों में अपने अपने जिले अपने अपने तहसीलों में करने की जिम्मेदारी आपकी। यदि आप ऐसा करते हो 2030 तक 6 लाख गांव और 15 लाख बूथ का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, 2 करोड़ सामाजिक समूहों का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और 50 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर ये 50 करोड़ मोबिलाइजेशन हुआ तो जो आप चाहते हो इस देश में वो आप कर सकते हो। लोकतंत्र है, संविधान है, संगठन बनाने का मौलिक अधिकार है, लोगों को जगाने का मौलिक अधिकार है, प्रचार करने का मौलिक अधिकार है, प्रसार करने का मौलिक अधिकार है, अपने विचार समझाने का अधिकार है, लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार है। ये सारा का सारा अधिकार हमारे महापुरुषों ने पहले से ही बना के रखा हुआ है, केवल हमें उपयोग और प्रयोग करने की जरूरत है। अगर आप अपने घर में खाना पकाते हो और खाने को कहते हो मेरे पेट में चला जा, जाएगा? पेट में चला जाएगा? अगर आपके प्लेट में खाना पका हुआ है और उसको बोलो मेरे पेट में चला जा, जाएगा? नहीं जाएगा। वो आपको उठाकर मुंह में डालना होगा। तो जो योजना मैं आपको बता रहा हूँ वो योजना आपको अपने जिले में, अपने तहसील में आपको करना है, सारे देश भर में नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 2030 तक हो जाएगा, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 2030 तक हो जाएगा। क्योंकि मासेस में जाना है, मासेस का आंदोलन खड़ा करना है। पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल काम था, अनपढ़ और गवार लोगों को करोड़ों की संख्या में इकट्ठा करके लाया जा सकता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था, अंग्रेज चले गए। 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा, अंग्रेज चले गए। काल्पनिक इतिहास नहीं बता रहा हूं, 2000 साल पहले का इतिहास नहीं बता रहा हूं, अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं वो इतिहास बता रहा हूं। हमारे सामने का इतिहास है वो बता रहा हूं, जो कर सकते हैं वो बता रहा हूं, जो दूसरों ने किया वो हम भी कर सकते हैं वो बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये करना जरूरी है, करने से ही होगा। साथियों, आशा है आप ऐसा करेंगे। आपके सामने मैंने अपनी बातें रखी, आपने ध्यान से सुना, अमल करने के लिए तवज्जो देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।